युष्मद्युपदे समनाधिकरणे स्थानीय पे मध्यमः सूत्र चल रहा था। यह महत्वपूर्ण शब्द है समनाधिकरण। समनाधिकरण का अर्थ क्या होगा? व्याकरण में दो तरह के समनाधिकरण आता है। एक तो यह है, अन्यत्र भी समानाधिकरण शब्द आ जाते हैं विभक्ति, तो वहाँ पर और यहाँ पर में अंतर क्या है? समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरणत्वम अधिकतर ये लिया जाता है। समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरणत्वम। कर्मधारय समास कौन सूत्र करता है? तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। वहाँ समानाधिकरण करते हैं समान विभक्तिकत्वम, और यहाँ समानाधिकरण करते हैं समानार्थकत्वम। समान अर्थ हो, किन दो के बीच में समान अर्थ हो? जो आप मध्यम पुरुष ला रहे हैं और जो आप प्रयोग कर रहे हैं युष्मद्। युष्मद् का क्या अर्थ है? और इधर मध्यम पुरुष जो ला रहे हो वो किस अर्थ में ला रहे हो? इन दोनों का अर्थ समान हो, उसका नाम समानाधिकरण। ये आप ला रहे कर्ता अर्थ में, त्वम भवसी बनाओगे ना, त्वम भवसी। और मध्यम पुरुष में इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? कर्तृ अर्थ भी लाना पड़ेगा, तब समान अर्थ होगा तो समानाधिकरण होगा। यदि ये कर्मणी है ला रहे हो तो फिर यहां नहीं लगेगा ये सूत्र। भाव में लाओगे तो नहीं लग पाएगा, दोनों में समान अर्थ होना चाहिए तब होगा। यदि कर्मणी में आया फिर युष्मद् कर्मणी में प्रयोग करना पड़ेगा, और भाव में सुप्त तो होता ही नहीं है, इसे भाव लकार में नित्य एक वचनांत कर दिया। तो इसलिए समान अर्थ होना चाहिए कहा गया। तिंगवाच्य लघु सिद्धांत में क्या हुआ? इसलिए वृत्ति लिखते हैं तिंग का जो वाच्य है वह कारक वाचिनी है ना, ये तो लिखा है उधर। तिंगवाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः, ये वहां का वृत्ति है। तिंग का जो वाच्य है वह कारकवाची हो, ऐसे युष्मद् का प्रयोग हो या ना भी हो तो भी मध्यम पुरुष होता है। अच्छा, तम को वाक्य प्रयोग करे न करे दोनों पक्ष में भवसी रूप बन जाएगा। ऐसे तुम भवसी भी बोल सकते हो, तुम बिना ही केवल भवसी बोलोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम भवसी होगा। दोनों कर सकते हैं आप, ये अर्थ समझा रहे। स्थानम जो है प्रसक्तम अस्य अस्ति स्थानी, ये हुआ था। युष्मदि शब्दोपपदे समानाधिकरणे सति समान अभिधेय, देखो समान अभिधेय अर्थ, अभिधेय माने अर्थ, समान अर्थ होने पर ही तुल्य कारक की सति, तुल्य कारक हो तो स्थानिनी अप्रयुज्यमाने अपि प्रयुज्यमाने अपि मध्यम पुरुषो भवति। त्वं पचति युवां पचतः यूयं पचतः। कब हुआ? जब युष्मद् का प्रयोग हुआ। न होने पर सीधे होगा पचसी पचतः पचतः, सीधा प्रयोग हो जाएगा। इसी मध्यम पुरुष एक ऐसा विलक्षण स्थिति है जिसमें उल्टा काम करना है। उत्तम पुरुष की जगह पर मध्यम पुरुष प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष की जगह पर उत्तम पुरुष प्रयोग हो जाएगा। ऐसे कर ले सूत्र ला रहा है, विशेष प्रसंग में ही प्रयोग होता है। प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च,
प्रहासे सप्तमी के एक वचन, च वे मन्योपपदे सप्तमी के एक वचन, मन्यते है पंचमी के एक वचन, उत्तम प्रथमा के एक वचन, एकवत अव्यय और च अव्यय, इतने 7 पद। मन्य उपपदम यस स मन्योपपद तस्मिन् इति मन्योपपदे बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति है युष्मद्युपपदे समनाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, पूर्व सूत्र पूरा का पूरा अनुवृत्ति करना है। तो अर्थ निकलता है प्रहास माने परिहास, मजाक में कहना, किसी के साथ मजाक की भाषा में बोलना या निंदा करना भी होता है। मजाक उड़ाओ, आदमी के मजाक उड़ाते हैं ना, लेकिन उसके अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए, दोनों तरह से इसको लेंगे। देखिए दृष्टांतों से स्पष्ट होगा। परिहासे प्रहासे गम्य माने मन्योपपदे धातोर युष्मद्युपपदे, मन धातु वो भी दिवादिभ्य शन दिवादि गण का होना चाहिए, इसे मन्यते। मन धातु तीन है, उनमें से शन विकर्ण वाला दिवादि गण का मन धातु, वो यदि वहाँ प्रयोग में आ रहा है वाक्य में तो उपपद में प्रयुक्त हो तो तब क्या करना, मन धातु से उत्तम पुरुष करना है, मन्यतेर उत्तम। मन धातु युष्मदि उपपदे समनाधिकरण स्थान में पीपद मध्यम पुरुष भवती। तब वहाँ पर क्या होगा, उस पद में रहते हुए जिस धातु के लगकर प्रयास प्रयोग हो रहा है वहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा। और मन्यतेर धातु और मन्य धातु को उत्तम पुरुष भवती, जहाँ मध्यम पुरुष होना चाहिए उसको उत्तम कर दिया, उत्तम को मध्यम कर दिया। सच उत्तमा एक भवती, और जब उत्तम पुरुष होगा वो सदैव एक वद्धि रहेगा, द्विवचन बहुवचन प्रयोग नहीं होगा। ये ही मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे, ये ही मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे, असल में विपरीत है। ये ही मन्य से ओदनम भोक्ष्ये, ये होना। तुम समझते हो मैं तुम्हारे घर में अब भोजन करने आया हूँ, वो भी कौन सा भोजन, ओदनम, भात खाने आया हूँ, दाल भात। लेकिन सुन लो, नहीं भोक्ष्य से, मैं भाऊंगा नहीं। क्यों, मुझे पता है तुम्हारे पहले ही अतिथि आकर सब खा पी के चले गए, अब सारे बर्तन खाली है। नहीं भोक्ष्य से, क्यों, भुक्त सो अतिथि भी, वह भात जो है दाल भात दूसरा अतिथि लोग खा चुके हैं, बर्तन चाटने आया क्या मैं, हैं? इस तरह से मजाक भी उड़ा रहा है। और मेरे लिए देखो भोजन भी नहीं तुम्हारे घर में, मैं आया हूँ, मेरे लिए तुम्हारे घर में भोजन में, तो कैसा आदमी है। निंदा पर भी हो जाता है, मजाक भी उड़ा दिया, निंदा भी। ये ही मन्ने रथे न यास्यसि, तुम मानते हो कि मैं तुम्हारे रथ से जाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी गाड़ी मांगने आया है? नहीं यास्यसि, नहीं जाऊंगा तुम्हारे रथ से। क्यों, वहाँ देख लिया गाड़ी है ही नहीं, पहले दूसरा ले गया है। कौन ले गया, यातस्ते नते पिता, उसी रथ से तुम्हारे पिताजी तो पहले जा चुके हैं, अब रथ है ही नहीं तो कैसे तुम मेरे को दोगे, उसे मैं कैसे जाऊंगा, सवाल नहीं उठता है। यूँ कहना हुआ एक ही गाड़ी लिए हो, बाप बेटा सब कमा रहे हो, फिर भी एक ही गाड़ी है घर में, निंदा परक। अब आप ले गया तू भी खाली बैठा, अब मैं आया गाड़ी के चक्कर में मैं भी खाली हो गया। आजकल कैसे हो रखा, हर घर में 4-4 गाड़ी होते हैं, मियाँ की अलग, बीबी की अलग, सबकी अलग अलग, नौकर के लिए स्कूटी अलग। जमाना ऐसे हो गया, ऐसी स्थिति आ गया होगा तो इज्जत का सवाल बनाता है आदमी, तो खरीदना पड़ता है।
तो दोनों दृष्टांत इस प्रकार के प्रहास में भी है और प्रहास के पीछे निंदा भी छिपा हुआ है, तो विपरीत हुआ। हिंदी वाले लिख भी रहे, ये ही मन्ये ओदनम बोक्ष से नहीं बोक्ष से भुक्ता स्वतिथि। तुम ऐसा समझते हो कि मैं चावल खाऊंगा, क्या तुम ऐसे समझते हो मैं तुम्हारे घर भात खाने आया हूं? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वह तो तुम्हारे अतिथि खा गए हैं। एवमेव यह मन्ये हृदय न याससी नहीं याससी याचस्ते न ते पिता। तुम यह समझते हो कि मैं रथ पर चढ़ कर जाने के लिए आया हूं, तो ऐसी बात नहीं है। सो नहीं जा सकते, क्योंकि रथ पर तो आपके पिता चढ़कर जा चुके हैं, चढ़कर तुम्हारे पिता चले गए हैं। उदाहरण में कोई किसी भी चिढ़ा के ये वाक्य बोल रहा था, चिढ़ा करके चढ़ा रहा है, उसमें हंसी भी, हंसाना भी है और निंदा भी करनी है कि तुम क्या खाओगे, वाह रथ से जाओगे, क्या तुम रथ क्या खाओगे तुम हमारे घर में, क्या तुम रथ में जाओगे हमारे रथ से। सो यहाँ हंसी प्रहास से कहा जा रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि तुम्हारा अतिथि पहले खा चुके हैं। नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारा अतिथि खा चुके हैं। मैं नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारे पिता जा चुका है। इस प्रकार से वो जवाब में कहता है। इसलिए भोक्ष से में यहाँ उत्तम पुरुष हो गया, होना चाहिए था भोक्ष्य, हो गया भोक्ष से। तथा मन्य में मध्यम पुरुष होना चाहिए, मन्य से उसका हो गया उत्तम पुरुष। ये विपरीत यहाँ पर कार्य करने वाला एक विलक्षण सूत्र है। यह में भुज और मन धातु में भी समझें। अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः, अस्मदि सप्तमी के एक वचन, उत्तमः प्रथमा के एक वचन, उपपदे पुरुष सूत्र से आ रहा है, मन्य मन्यते रूपदे है ना, वहाँ से उपपदे आ जाएगा। उससे पुरुष सूत्र से समनाधिकरण और स्थानिन्यपि, ये दोनों पद आ जाएंगे, तीन पद। अर्थ है अस्मद्युपदे समानाभिधेये सति प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि उत्तम पुरुषो भवति थी। अस्मत् शब्द का रूप आप वाक्य में प्रयोग किए हो या नहीं भी किए हो, समानाधिकरण में यदि आपको तिंग लाना है तब वहाँ उत्तम पुरुष ही आएगा। पूर्वत अस्मत् का अर्थ क्या है? कर्तरी, तो वहाँ तिंग जो लाऊंगा वो भी कर्तरी मिलाऊंगा, तब उत्तम पुरुष हो जाएगा अस्मत् का योग में। और वह अस्मत् का प्रयोग हो या ना हो वाक्य में, तो उत्तम पुरुष ही प्रयोग होगा। दृष्टांत जैसे अहम पचामी, आवाम पचावह, वयम पचामह, ये प्रयोग होने पर अप्रयुज्यमान में पचामी पचावह पचामह, बिना युष्मत् के रूपों का प्रयोग किए ही चलेगा। इन अर्थ हमेशा ध्यान रखना है, दोनों कर समान होने चाहिए, विधेय अर्थ बराबर होने चाहिए, वाच्यवाचक भाव बराबर होने चाहिए। तिंग के तरह वाच्य जो अर्थ है वही कारक के उधर ज्ञाप्यमान होने चाहिए, और वो कारक भी किस प्रकृति से, युष्मत् हो तो मध्यम, असमोद हो तो उत्तम, और इन दोनों से भिन्न हो तो आगे सूत्र आएगा। शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे सप्तमी के एक वचन, प्रथमः प्रथमा के एक वचन, दो पद है। मध्यमोत्तम विषयाद अन्य शेषा, शेष का अर्थ क्या है? अभी जो दो सूत्र पढ़े हो, मध्यम पुरुष का विषय क्या था? युष्मद्, और उत्तम पुरुष का विषय अस्मद्, उन दोनों से भिन्न विषय में, अर्थात वह यत्र युष्मद् अस्मदि समनाधिक उपपदे नस्तः, यहाँ युष्मद् और अस्मद् कोई भी उपपद में प्रयोग ना हो, तस्मिन् शेष विषय, ऐसे बाकी कौन है? सहतौते इत्यादि कोई भी चीज ले लो, रामादि नाम भी ले सकते हो, देवदत्त तो कुछ भी, युष्मद् अस्मद् से भिन्न जितने भी सब के सब सुबंत को ले सकते हैं। इन अर्थ क्या होना चाहिए?
कर्तार्थ में, और तब यहाँ कर्ता में आएगा। कर्म अर्थ में होगा उधर कर्म में आएगा, ये ध्यान रखना है। तब जो है प्रथम पुरुषो भवति, तब प्रथम पुरुष आ जाता है। जब पचति पचतः पचन्ति, स पचति सह पचति, तौ पचतः ते पचन्ति, यह कश्चित् पचति, यौ कौचित् पचतः, ये केचित् पचन्ति। यह यौ ये, कश्चित् कौचित् केचित्, वही कहा कौ के, कहा कौ के, उसी के साथ अब ये जुड़ गया कश्चित्, चित जुड़ा है, चित कहा था ना, विसर्ग स हो गया, श हो गया, कश्चित् हो गया, कौ चित के चित, चित्ते का वे जुड़ जाता है। हाँ प्रयोग कर सकते हैं, केवल ही प्रयोग हो जाता है, जोड़ के भी प्रयोग हो जाता है। नहीं वाक्य अलंकार के निस्वार्थ में होता है। यदि केचित् उच्चन्ति, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, स्वार्थ हो जाता है। अब ये जोड़ दिया गया है, स्वार्थिक में इसमें जोड़ जाते, किसी के साथ भी जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। शेषे प्रथमः, इस प्रकार से तिंग संबंधी सुप संबंधी विचार थोड़ा समाप्त हो गया, इनका प्रयोग आगे आएगा। इससे पहले और दो संज्ञा सूत्र ला रहे हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, परः प्रथमा का एक वचन, सन्निकर्ष प्रथमा का एक वचन, संहिता प्रथमा के एक वचन का रूप है। 3 पद है। देखो अर्थ लिख रहे हैं, पर शब्द अतिशयवाची, पर शब्द यहां पर क्या है, अतिशयवाची है। अतिशयेन सन्निहितः, अतिशयेन सन्निहितः, वो किनके सन्निधि होना चाहिए, यहाँ व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, जब वर्णों का सन्निधि देखा जाएगा, वर्णों का सन्निधि। इसे वर्णानाम परः माने अतिशयितः, सन्निकर्षः माने प्रत्यासक्ति, सन्निधि का नाम संहिता संज्ञको भवति, उसका संहिता संज्ञा हो जाएगा। गौरव संज्ञा क्यों किया, इतने के परः सन्निकर्ष टह, ट संज्ञा कर देते। अरे घ घी घू कर सकते तो ट टी टू, टी संज्ञा तो ही है, ट भी करते टू भी करते, क्या दिक्कत थी, लाघव था। इसलिए करना पड़ा क्योंकि काल का महत्व है। वर्णों में अतिशय सन्निधि किया, चिपका के लिख दिया जाए, उसका नाम सन्निधि कहा जाएगा। एक के प्रयोग चढ़ा के लिख दो, उसका नाम सन्निधि नहीं है। यहाँ और अगर यहाँ लिखोगे तो भी सन्निधि मानी जा सकती है। जैसे हम लोग सुधि धन उपास्य, बीच में धन भी लिख देते हैं, तब भी सन्निधि है वहाँ, कि सन्निधि कालकृत है, जब बुद्धिस्ट है। काल क्या है, अतिशयन सन्निधि का मतलब कि 2 वर्णों में न्यूनतम काल व्यवधान, न्यूनतम क्या हो सकता है, कितनी मात्रा, आधा मात्रा, उससे कम तो होता ही नहीं ना। पहले पढ़ा था ना, वो काल से नहीं समझाया था, मुर्गे का आवाज से नहीं बताया था, इसे ऊ कालो कहना पड़ा, आ कालो ई कालो नहीं कहा, समझाया था। वहां पर क्या बोले थे, एकमात्रो भवेद् ध्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। चाशस्तु वदतैकमात्रां, द्विमात्रं तु वायसः, त्रिमात्रं शिखीरौति, नकुलं चार्धमात्रिकम्। अलग अलग के लिए दृष्टांत दिया था।
यहाँ पर सन्निधि का मतलब होता है अर्ध मात्रा अधिक मात्रा व्यवधान का अभाव। अर्ध मात्रा से अधिक मात्रा के व्यवधान अभाव होने का नाम सन्निधि। दृष्टांत क्या दे रहे यहाँ पर व्यवयानादि का दे रहेंगे। दधिदन अत्र दध्यत्र मधुन दत्र मध्वत्र इको यणचि। संहितायाम का अधिकार है 6:1:75 से लेकर के 70 दिया। 70 से नहीं है, हाँ गलत छपी है। 72 होगा या 75 होगा देखो तो, है अष्टाध्यायी उसमें 71 है और उसमें देखो एक एक सूत्र आगे पीछे नंबर हो जाता है, योग विभाग के आधार पर हो जाता है। 72 है, उसमें 72 है, इसमें 71। देखो तो 72 या 71 हो, 70 नहीं इतना पक्का है। 71 अथवा 72 बनाओ उसको। वहां से 6:1:158 तक उसका अधिकार है। तो हाँ 74 नहीं 77 है। इको एणची नहीं भाई, इको एणची तो हम लोग बार बार रटे हैं, 77 करके रटे हैं। 77 उसमें कितने में इको एणची 70 है, 76 होना चाहिए स्वामी जी। कितने है 77 है ना, हाँ 77 है। देखो इसमें बीच में एक सूत्र क्या एक का नंबर डल गया, इस तरह में बढ़ गया एक नंबर। नहीं वास्तव में है ही 77, लघु में भी देख लेना। 77 ही मेरे को वही याद है, याद 6:1:77 का है। जो भी हो 76-77 योग विभाग के कारण से कम 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। 6:1:77 है तो 6:72 से 6:158 तक है, 158 तक संहितायाम का अधिकार चलता है। अधिकार का क्षेत्र बता रहा हूँ, शुरू वहाँ से अंत यहाँ। इसके बीच में 77 है, इस संहितायाम के अधिकार है। और संहिता कहाँ मानी जाती है? संज्ञा, सन्निधि को कहाँ देखना है कि संहितायाम अधिकार में विद्यमान सूत्रों को लगाना है, तो हमें समझना पड़ेगा ना संहिता कहाँ होती है। क्या है श्लोक? संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। है ना, याद है? तुम लोग लिखे भी नहीं है, याद है? नहीं फिर लिखो। फिर संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। एक पद में नित्य होता है, ये सब क्या एक पद है। यहाँ समास हुआ है क्या? नहीं। जहाँ समास नहीं है वहाँ एक पद नहीं। जैसे एक पद का दृष्टांत आपका वहाँ है सुधी उपास्य, यहाँ समास हो गया। समास होने से दोनों में समास हो गया आपका संहिता। नित्या समासे, नित्या समास है, और ये समास का दृष्टांत हो जाएगा। एक पद का दृष्टांत कौन होगा? ये भी एक पद हो गया है, समासत्वात् एक पद हो गया। एक पद के बीच में ई और ऊ के बीच में संहिता हो गया, यण हो गया शुद्ध उपास्य। अथवा ये तो हो गया, इसमें दृष्टांत ले लो। दूसरा आपका एक पद के अंदर का दृष्टांत यण होने का। मति दंटा का आ है, मत्यारूप बनता है। एक पद में दृष्टांत हो गया।
धातु और स्पीच में अभी बहुत पढ़ लिया आपने, धातु और उपसर्ग वाला। ते प्राग धातु आया था ना सूत्र, जितने उससे पहले जितने भी दृष्टांत दिए सब क्या था, अमुक उपसर्ग योग में अमुक उपसर्ग, अमुक का कर्म प्रवचन संज्ञा हो गया, उनके बीच में क्या होता है, नित्य संहिता संज्ञा। जैसे आप प्रयोग करेंगे उसमें भी धातु उपसर्ग का दृष्टांत, प्रति आ गच्छति, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यण हो जाएगा। यदि दोनों उपसर्ग के बीच में हो रहा है और एक उपसर्ग और रख दो, जैसे प्रति एधते, केवल धातु है, यहाँ ये उपसर्ग हो गया है धातु, रूप क्या बने, यण होकर के प्रत्येधते, और यहाँ प्रत्यागच्छति, इसे धातु का योग में। और इन सभी में समास नित्य होता है। जब वाक्य प्रयोग करोगे आपके मर्जी है, संहिता मानो न मानो। विवक्षाम अपक्ष, विवक्षा बने वक्तुर इच्छा, बोलने वाले की इच्छा की अपेक्षा है, चाहेगा तो कर सकता है, नहीं चाहे नहीं भी कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सो अहम सन्यासी, सो अहम सन्यासी, वाक्य बोल रहा हूँ, संधि कार्य कुछ नहीं किया मैंने। संधि कार्य करना तो सोहम सन्यासी, पूर्व पे गायस हो जाएगा, सो के उकार में अकार चला जाएगा, तो विवक्षा के अधीन है, आप चाहे करो न करो वाक्य में। इसलिए संहिता के बारे में श्लोक याद रखना जरूरी है। विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, विराम प्रतिमा के एक वचन, अवसानम प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। अर्थ विरामो अवसान संज्ञको भवति, जो विराम है उसका अवसान संज्ञा होता है, विराम का अवसान संज्ञा हो जाएगा। विराम किसको कहेंगे, जिसकी आप अवसान संज्ञा कर रहे हो, क्या बोला, अंतिम है, हाँ अंतिम, अंतिम मने कैसे अंतिम समझेंगे, हम मैंने मान लो यूं लिख दिया, वाक्य लिखा है उसमें जो पूर्ण विराम का जो चिन्ह देते हैं उसी विराम, रामः नहीं, रामः ग्रामम गच्छति, ये इसका विसर्ग कैसे हो गया, इसी विराम संज्ञा कौन करेगा, कैसे करेगा विराम, ये विराम थोड़े अंत है क्या, अरे वाक्य का अंत तो ती है, ये अंत कहाँ है, अंतिम कैसे बोला आपने, ये कहाँ बोल रहा है, ये पद का अंतिम लेना है कि प्रातिपदिक का अंतिम लेना है कि विसर्ग का अंत को लेना है, हाँ विसर्ग के अंत को लेना है, किसके अंत को लेना, हाँ कहाँ है, वर्णोच्चारण आगे हो रहा है ना, आगे वर्णोच्चारण हो रहा है, अभाव का है, इसीलिए व्युत्पत्ति से समझना पड़ेगा। आपने ठीक ही कहा है, वर्णानाम उच्चारणाभावो विराम, ये भी अर्थ है, गलत नहीं इसने बोला है, सही बोला है, लेकिन समझ के बोलो कैसे, क्योंकि यहाँ इसका दो व्युत्पत्ति, विरम्यते अनेन इति विरामः, और दूसरा है विरमणम इति विरामः, विरम्यते अनेन इति विरामः, विरणम इति, ये उसको बोलते हैं साधन व्युत्पत्ति करना, साधन व्युत्पत्ति, और इसे कहते हैं भाव व्युत्पत्ति करना। व्युत्पत्ति भेद से अर्थ होगा, जिस वर्ण से आप समझते हैं मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ, तो वहाँ उसको क्या हो जाएगा, अवसान संज्ञा हो जाएगा, चाहे पद के अंत में चाहे पद के बीच में, से कोई लेना देना नहीं। जैसे अब यहाँ लिखते हैं आप पयः सु,
ये पद का अंत में है क्या? बीच में आ गया कि नहीं? उसकी विराम संज्ञा हो गया, अवसान संज्ञा हुई, विसर्ग हो गया। अथवा अवसान संज्ञा किए बिना भी कर सकते हो, या क्यों खर पर में खर अवसान योर विसर्जनीय, खर के परत भी कर सकते, कोई जर्नी अवसान संज्ञा करना। इसे बुद्धिस्ट अंतिमत्व है, अंत्यवर्ण है, जिससे वर्ण का उच्चारण में अंतवर्ण जो उच्चारण कर रहा हूं उसका नाम होता है, या जिसके वर्ण उच्चारण के बाद आगे वो उच्चारण नहीं मानते हो, अभाव को भी अवसान समझाओ। ये सब बुद्धिस्ट खेल है, आपके मन में जैसा है आप समझेंगे ये अंत है, इससे आगे नहीं है, हो उससे आगे है तब यह बीच में अभाव मानेंगे। विरमणम इति विराम, वर्णोच्चारण अभाव का नाम। अच्छा, जिससे वर्णोच्चारण समाप्त कर रहे हो अंतिम, अपने का ना अंतिम, विरम्यते अन्येन, जिसके उच्चारण करने के द्वारा मैं आगे उच्चारण नहीं करूंगा, वो जो अंतिम वर्ण है उसका नाम विराम है, उसकी अवसान संज्ञा होती है। इसके अनुसार क्या अर्थ हो जाएगा? अंतिम वर्ण, और इसके अनुसार हो जाएगा वर्णाभाव। सूत्र में इसके दोनों अर्थ लेना है, व्युत्पत्ति वैसे दोनों है। तो सूत्र हम क्या करेंगे? विरामों में एक शेष करके छांदस एक वचन कर देंगे। विरामश्च विरामश्चित विरामो होना चाहिए, विरामो अवसानम सूत्र बनना चाहिए था, इन विरामश्च विरामचिति विराम छांदस एक वचन कर दिया। इसे दोनों अर्थ छिपा है, दोनों स्वीकार है। अतः रामर में क्या है? अंतिम वर्ण को भी मान सकता हूं, आगे पद है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने निर्णय लिया ये इस वर्ण समुदाय जो उच्चारण कर रहा हूं उसका अंतिम यह है, इस सूत्र को विसर्ग कर दिया। क्योंकि व्याकरण में और वैसे संस्कृत भाषा में ही समझ लो, मुख्य रूप में सब कुछ वक्ता के बुद्धि इसके ऊपर निर्भर है। आपकी बुद्धि में क्या आप समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे, किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके आधार पर संधि प्रक्रिया होती है। अच्छा, दोनों अर्थ में विरम्यते अनेन थी और विरमणम इति विराम, तार्श विराम का अवसान संज्ञा होता है। जैसे वृक्षः प्लक्षः इत्यादि में क्या है? सा को रू को विसर्ग हो गया, क्योंकि उसको अपने विराम मान के अवसान संज्ञा कर दिया। दधि मधु, दधि के इकार को अनुनासिक हो गया, मधु के उकार को अनुनासिक हो गया। नपुंसकलिंग वाले पद है, प्रथमा के एक वचन का रूप है, सु को विसर्ग नहीं, सु का लोप हो जाता है नपुंसकलिंग में। दधि दधिनी दधीनी, मधु मधुनी मधुनी, ये रूप चलता है। सूत्र दिया है अणो अप्रक्रियस्य अनुनासिक, जब प्रक्रिया संज्ञा जिसकी नहीं है ऐसा जो अण, उस अण को अनुनासिक कर देता है। अतएव यह दधि का इकार मधु के उकार जो है अप्रक्रिय होता हुआ अवसान में विद्यमान अण है, अवसान संज्ञा है उस अण का, अतएव उसको अनुनासिक हो गया। इस प्रकार के अलग अलग सूत्रों से, और वावसाने सूत्र भी है एक और, जहाँ पर आपको चर्त विकल्प से करता है। जैसे कोई भी पद है, हलंत पदों में हम क्या करते हैं? वावसाने लगा देते हैं। जैसे आप क्या बनाएंगे? लिह का रूप बना रहे हैं, और प्रक्रिया से क्या बना वो? लिड। ह को ढ होता है, ढ को ड हो गया। कौन सूत्र करेगा? ह को ढ, हो ढ। इसको ड को ढ कौन किया? झलाम जशोंते।
अब इस ड को ट भी बनाना है हमने, वो कैसे बनेगा? तब बनेगा, इसको हम विराम मान करके अवसान संज्ञा कर देंगे। अवसान संज्ञा करेंगे तो सूत्र लग गया वावसाने, तो ड को वो ट चर्त कर देगा। तो लिट लिड, लिहाउ लिहा, लिट लिड, ये रूप बनेगा। लिहाउ लिहा विकल्प से करता है, इसलिए एक बार अवसान में चर्त्व तो ट हो गया, जब विकल्प से चर्त्व नहीं किया तो ड अपना रहेगा अपने आप। ये लाभ है, ये इतने दिखा दिया। खरावसान विसर्जनीय, अणोप्रक्रिय से अनुनासिक और वावसाने, ये 3 सूत्र है जहाँ अवसान संज्ञा का विशेष उपयोग में आता है। इस प्रकार से प्रथम अध्याय चौथे पाद के साथ प्रथम अध्याय भी पूर्णता को प्राप्त करता है और अब द्वितीय अध्याय आरंभ हो जाता है। अथ द्वितीयो अध्याय, अथ द्वितीयो अध्याय, अथ प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः, समर्थः पदविधिः। पहला सूत्र आता है समर्थ पदविधि। पद संबंधी विधि थी पद विधि, पद संबंधी विधि चाहे वो एक पद को लेकर हो, 2 हो या 3 हो, से पदस्य विधि, पदयोर विधि, पदानाम विधि, तीनों चलेगा। एक पद संबंधी विधि करते तचित में क्या होता है? दक्षस्य अपत्यम, दक्षस्य अपत्यम करेंगे। एक पद से किया ना, पद संबंधी अपत्यर्थ में विधि हो रहा है। 2 पद को लेकर सारा समास 2 पद संबंधी विधि है। और बहुरी समास आदि द्वंद्व समास भी त्रिपद बहुरी होता है। द्वंद्व तो पता नहीं 10-10, 15-15 को लेकर के समास कर देते हैं। से पदानाम विधि ये भी है, पदयोर विधि और पदस्य विधि थी पद विधि ही। समर्थ का अर्थ बहुत विशेष है।